students, welcome to LM classes. हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं एलएम अग्रवाल। पिछली वीडियो में आपने सेट्स के बारे में पढ़ा था, टाइप्स ऑफ सेट्स, व्हाट इज सेट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड आपको बताए थे अपने रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर। जिन्होंने अभी नहीं देखा हो तो पिछला वीडियो देख लें तो समझ में आ जाए। अगर आपसे ये कहा जाए कि भाई 3 से लेके 7 तक के नेचुरल नंबर लिखिए, तो आप लिख दोगे 3, 4, 5, 6, 7। इंटीजर बोला जाएगा तब भी आप लिख दोगे 3, 4, 5, 6, 7। लेकिन अगर बोल दिया कि 3 से लेके 7 तक के रियल नंबर लिखिए, तो लिखना पॉसिबल नहीं है। भाई रियल नंबर तो इंफिनिटी हो जाएंगे। 3 और 7 की बात तो बहुत दूर की है। अगर 3 से लेके 4 तक के भी रियल नंबर आपसे लिखने को बोला जाए तो सभी को आप नहीं लिख सकते हो, क्योंकि रियल नंबर में तो पॉइंट वाले नंबर्स भी आते हैं। 3 के बाद आता है 3.0000000, जितने भी जीरो लगा लो और फिर 1। तो इस तरह से बहुत सारे नंबर्स आएंगे और इन रियल नंबरों को हम प्रॉपरली नहीं लिख पाएंगे। तो रियल नंबरों को लिखने के दो तरीके होते हैं। एक तो सेट की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। कौन सी फॉर्म में? सेट बिल्डर फॉर्म। और दूसरा मेथड होता है इंटरवल। इंटरवल की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इंटरवल की फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो आप समझ लो। अगर हमें 3 से लेके 7 तक के रियल नंबर लिखने हैं तो इसको इस तरह लिख देंगे 3, 7 और दोनों तरफ क्लोज इंटरवल लगा देंगे, क्लोज ब्रैकेट लगा देंगे इस तरह से। तो इस ब्रैकेट का मतलब है कि इस इंटरवल में 3 से लेके 7 तक के नंबर हैं, यानी 3 और 7 दोनों इंक्लूड हैं और इन दोनों के बीच के नंबर भी इसमें इंक्लूड हैं। ये इसका मतलब है। अगर वो कहता है कि मैं 3 से लेके 7 तक के नहीं लिखने, हमें 3 और 7 के बीच वाले नंबर लिखने हैं, यानी 3 से बड़े और 7 से छोटे। अब 3 और 7 के बीच वाले लिखने हैं तो फिर दोनों तरफ ब्रैकेट लगाएंगे स्मॉल। स्मॉल ब्रैकेट का मतलब यह है कि 3 इंक्लूड नहीं है और 7 भी इंक्लूड नहीं है, बट इन दोनों के बीच के सारे नंबर इंक्लूड हैं। तो इस वाले इंटरवल को बोलते हैं क्लोज इंटरवल और इस वाले इंटरवल को बोलते हैं ओपन इंटरवल। क्लियर? तो 4 इंटरवल आपके हो जाते हैं इस तरह से। पहला क्लोज इंटरवल, A, B और स्क्वायर ब्रैकेट। अगर इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे x such that x belongs to real number and x lies between a and b, और जिसमें a और b इंक्लूड है। दूसरा इंटरवल होता है ओपन इंटरवल, स्मॉल ब्रैकेट A, B। अगर इसको सेट बिल्डर में रिप्रेजेंट करना है तो इसको इस तरह लिखेंगे x such that x belongs to real number and x lies between a and b। यहां पर a और b इंक्लूड नहीं है, x की वैल्यू क्या है? a और b के बीच में। तीसरा, इनको मिक्स करके कर देंगे क्लोज ओपन। इत्थे क्लोज और उत्थे ओपन। इसका मतलब a तो इंक्लूड है बट b इंक्लूड नहीं है, क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब इंक्लूड है और स्मॉल ब्रैकेट का मतलब है इंक्लूड नहीं है। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह लिखेंगे x such that x belongs to real number and x lies between a and b, जिसमें इंक्लूड कौन है? a। तो
ए पर इक्वल का साइन आ जाएगा, बी इंक्लूड नहीं है तो बी पर इक्वल का साइन नहीं आएगा। अब उल्टा कर देते हैं, ओपन क्लोज, इधर ओपन इधर क्लोज, और इसको सेट बिल्डर में रिप्रेजेंट करेंगे तो x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x लाई बिटवीन a एंड b, जिसमें a इंक्लूड नहीं है बट b इंक्लूड है, b पे इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह से रियल नंबरों को हम चार तरीके से लिख सकते हैं। ये चार तरह के इंटरवल्स होते हैं, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, क्लोज ओपन और ओपन क्लोज। क्लियर, समझ में आ गया होगा बेटा। अब एक चीज और समझे, ये जो ओपन इंटरवल होता है, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल का सिंबल या तो स्मॉल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट कर सकते हो आप इसे, या फिर ये जो क्लोज इंटरवल है और इसका उल्टा क्या हो गया, ओपन हो गया, तो इसको ओपन कर देंगे, यानी इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर ऐसे लिखा है a, b स्मॉल ब्रैकेट के अंदर या इन उल्टे ब्रैकेटों के अंदर a, b लिखा है, तो इन दोनों का मतलब होता है ओपन इंटरवल। अब जैसे ये वाला a, b, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, a, b, a पे क्लोज है, b पे ओपन है, ओपन को हम स्मॉल ब्रैकेट के से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर स्क्वायर ब्रैकेट को उल्टा करके लगा दो ऐसे। अब जैसे ये वाला है a, b, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a, b, जिसमें a पे ओपन है और b पे क्लोज है। क्लियर? तो ये चार तरह के इंटरवल होते हैं और इनको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ गया? आगे बढ़े। अब आप समझोगे ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है बेटा आज की, और ध्यान से समझना। ऑपरेशंस ऑन सेट, पूरा सेट, पूरे चैप्टर में यही चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशंस ऑन सेट्स, क्योंकि आगे आने वाली जो एक्सरसाइज है 1.4, 1.5, 1.6 ये सब इसी पे डिपेंड है। चार ऑपरेशन होते हैं सेट में। अब आप पहला ऑपरेशन समझ लें, यूनियन। अब यूनियन वर्ड बना होगा यूनिटी से। जब बहुत सारे लोग मिलकर इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको हम बोलेंगे भाई यूनियन हो गई है इनकी। यूनियन का सिंबल होता है यू, कैपिटल यू। अब पिछले वीडियोज में हमने यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट किया था यू से। अब ये दोनों ही यू हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? तो अगर यू सिंगल लिखा हुआ है, अकेला यू, तो उसे बोलते हैं यूनिवर्सल। अगर यू अकेला लिखा है तो उसे बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। लेकिन अगर यू दो सेटों के बीच में लगा हो, अगर यू दो सेटों के बीच में लगा है तो हम इसे बोलेंगे यूनियन। यानी सेट ए और सेट बी का क्या हो रहा है? यूनियन। क्लियर? ये डिफरेंस है यूनिवर्सल में और यूनियन में। तो पहली बात, अगर दो सेटों के बीच में यू लगा हो इस तरह से, तो इसे हम बोलेंगे ए यूनियन बी। ए यूनियन बी। दूसरी बात, सपोज कर लो ए है 1 2 3 4 एंड बी है 3 4 7 8। अब हमें इन दोनों का करना है यूनियन, ए यूनियन बी। तो जब दोनों का यूनियन करना है तो इसका मतलब है कि दोनों को मिक्स करना है। इसमें जो एलिमेंट आ रहे हैं और जो इसमें आ रहे हैं उन दोनों को मिक्स करके इसमें लिखना है। और रोस्टर फॉर्म में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता है।
जैसे 3 यहां भी आ रहा है, 3 यहां भी आ रहा है, तो यहां 2 बार नहीं लिखेंगे 3 को, लिखेंगे एक ही बार। तो यहां आ जाएगा 1 2 3 4, अब 7 और 8, ये दोनों के एलिमेंट मिक्स होके आ गए। इसी तरह से यूनिवर्सल में भी किया था हमने, लेकिन यूनिवर्सल सेट में ये बताया था आपको कि जब हम 3 सेटों का या 2 सेटों का यूनिवर्सल सेट फाइंड करते हैं तो उसमें उनके एलिमेंटों को मिक्स तो करते ही करते हैं, अगर एक्स्ट्रा लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, लेकिन यूनियन में एक भी एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं आएगा, जो ए में और बी में है वही इसमें आएंगे। क्लियर? तीसरी बात, सपोज कर लो ए है, अब मैं एक एग्जांपल सेट बिल्डर का आपको दे रहा हूं, एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 2 और बी है एक्स सच दैट एक्स इज अ multiple of 3. Now we have to find A union B. अब जब A और B सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हैं तो हमारा भी फर्ज ये बनता है कि A यूनियन B को सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिखें। अब इसके लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, इधर ध्यान देना। A यूनियन B है 10 से 11 और 12। इस एग्जांपल से इसका कोई लेना देना नहीं है, मैं ये अलग से एक एग्जांपल दिया कि ए यूनियन बी है 10 11 और 12। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई ये बताओ कि ये 10 किस में से आया है, ए में से आया है या फिर बी में से आया है? अब आपके सामने यहां तो देखो ए और बी दोनों लिखे हुए हैं, तो आप यहां देख के बता दोगे कि ये 3 यहां से आया है, यहां से आया है, 7 यहां से आया है, 8 भी वहां से आया है, लेकिन यहां हमारे पास केवल ए यूनियन बी है। अब हमें इसी को देख करके ये जवाब देना है कि ये 10 कहां से आया है, 11 किस में से आया है, 12 किस में से आया है, तो आपका क्या प्रॉपर जवाब होगा? तो आपका जवाब यहां में होना चाहिए कि ये जो 10 है ये या तो ए में से आया है या फिर बी में से आया है, कहीं बाहर से नहीं आया है। ये जो 10 है वो या तो ए में से आया है या बी में से आया है, यानी इसके लिए आप क्या लगा रहे हो बीच में? या। इसीलिए यूनियन की जगह हम और भी लिख सकते हैं, यानी ए यूनियन बी को हम बोल सकते हैं ए और बी, ए यूनियन बी, या फिर बोल सकते हैं ए और बी। इसीलिए जब 2 सेट बिल्डर फॉर्म दी हो, 2 स्टेटमेंट दिए हो और दोनों का अगर यूनियन करना है तो दोनों स्टेटमेंटों के बीच में और लगा देते हैं। तो इसे हम लिख देंगे एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 2 और 3। क्लियर? तो अगर ए और बी स्टेटमेंट की फॉर्म में दिए हो तो यूनियन करने पर क्या लगाना है? और लगाना है। अब ये जरूरी नहीं है कि हर बार हम सेट बिल्डर फॉर्म में और लगाएं, अगर स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा हुआ है तो और लगा देंगे। अब देखिए एक एग्जांपल और देता हूं मैं सेट बिल्डर का। जब इन दोनों को मिक्स करेंगे तो 2 से लेकर 10 तक के नंबर आ जाएंगे जिसमें 2 और 10 इंक्लूड नहीं होंगे। यानी इसको अगर हमें लिखना है तो ऐसे लिखेंगे ए यूनियन बी बराबर एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स लाई बिटवीन 2 एंड 10। तो ये अगर स्टेटमेंट की फॉर्म में दिया हो तो और लगा दो, इस तरह से दिया है मिक्स करके लिख दो, तो समझ में आ गया यूनियन करना आपके। एक और एग्जांपल आपको मैं बता देता हूं। सपोज कर लो ए है 1 2 का 4,
एंड बी है 5। 5 का मतलब होता है एम्प्टी सेट, इस तरह। अब जब इनका यूनियन करेंगे तो दोनों को मिक्स कराएंगे। अब बी में तो कुछ है ही नहीं मिक्स कराने के लिए, तो यही वाले एलिमेंट आ जाएंगे 1 2 का 4। ये इसका आंसर होगा। क्लियर? छठवीं बात, डेफिनेशन। ये एक तरह से क्वेश्चन करने के लिए आपका कंसेप्ट है, क्वेश्चनों में इसका यूज होगा। X बिलोंग्स टू A यूनियन B। X बिलोंग कर रहा है A यूनियन B में, तो इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब हुआ X A में बिलोंग करेगा या फिर X B में बिलोंग करेगा। X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B। ये यूनियन की डेफिनेशन होगी। सातवीं बात, वेन डायग्राम कैसा होता है इसका वो भी समझेंगे। ये बन गया रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का मतलब है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं और यहां कॉर्नर में यू लेते हैं, तो इस यू का मतलब हो गया यूनिवर्सल सेट। और ये जो छोटे सेट होते हैं, छोटे मोटे ABCD सेट जो होते हैं, वो इसके अंदर सर्किल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमने एक सेट बनाया A और ये सेट है B। ये A है, ये B है। जरूरी नहीं है कि हम ओवरलैप कराएं, अलग अलग भी हो सकते हैं। ये दो सेट हो गए A और B। अब हमें इन दोनों का यूनियन करना है, A यूनियन B को शेड करना है इसमें। तो देखिए A का एरिया ये रहा और B का एरिया ये रहा। जब यूनियन करेंगे तो दोनों एरिया मिक्स हो जाएंगे। तो ये मैं आपको शेड करके दिखा दे रहा हूं इस तरह से। तो ये जो शेडेड पोर्शन है, ये जो शेडेड पोर्शन है, इसी शेडेड पोर्शन को बोलेंगे A यूनियन B। ये A और B का यूनियन हो गया। क्लियर? नंबर ऑफ मैक्सिमम एलिमेंट इन A यूनियन B। नंबर ऑफ मैक्सिमम एलिमेंट इन A यूनियन B बराबर Na प्लस Nb। Na का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन A और Nb का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट इन B। देखिए अगर A है 1 2 3 और B है 2 5। अब मैंने यहां लिया A है 1 2 3 और सपोज कर लो B है 4 5। तो इन दोनों के यूनियन में एलिमेंट ज्यादा होंगे या इन दोनों के यूनियन में एलिमेंट ज्यादा होंगे? ऑब्वियसली इन दोनों के यूनियन में एलिमेंट ज्यादा होंगे, इन दोनों के यूनियन में एलिमेंट कम होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों में एक एलिमेंट कॉमन है और जब यूनियन करेंगे तो S2 को तो एक ही बार लिखेंगे, तो ये 4 एलिमेंट आएंगे यहां पर, और यहां यूनियन करोगे तो 5 एलिमेंट आएंगे। इसका मतलब A यूनियन B में मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट तभी हो सकते हैं जब उन दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो। तो उस कंडीशन में आपसे अगर पूछा जाए कि भाई A में अगर 5 एलिमेंट हैं और B में 4 एलिमेंट हैं, तो आपको ये बताना है मैक्सिमम एलिमेंट कितने होंगे हो सकते हैं A यूनियन B में, मैक्सिमम। तो हमें मैक्सिमम के लिए बताना होगा Na प्लस Nb, यानी कि 5 और 4 कह रहा है तो 9 हो गया। नंबर ऑफ मिनिमम एलिमेंट इन A यूनियन B। अब हमें बताना है कि A यूनियन B में मिनिमम एलिमेंट कितने हो सकते हैं। तो देखिए अगर हमने A ले लिया
ए ले लिया 1 2 3, बी ले लिया 4 5, तो इन दोनों के यूनियन में एलिमेंट कम आएंगे, इन दोनों के यूनियन में एलिमेंट ज्यादा आएंगे। अगर हम ले लें ए बराबर 1 2 3, बी बराबर 3 4, तो ये मैंने 3 तरह के एग्जाम्पल लिए। इन तीनों में अगर इनका यूनियन करा जाए, इनका यूनियन करा जाए, इनका यूनियन करा जाए, तो सबसे कम एलिमेंट आएंगे इस वाले में, क्योंकि इसमें सारे एलिमेंट कॉमन है। तो ए यूनियन बी में मिनिमम एलिमेंट अगर पूछेगा वो, तो इसका मतलब यह है कि वो मिनिमम एलिमेंट तो तभी आएंगे भाई जब सारे एलिमेंट कॉमन हो किसी एक साइड के। तो ए में एलिमेंट ज्यादा है, बी में एलिमेंट कम है, तो जब यूनियन करेंगे तो कितने एलिमेंट आएंगे? 3 आएंगे। तो ए में ही तो है 3, और अगर बी में 3 होते और ए में 2 होते तो फिर बी के बराबर आते। तो मिनिमम एलिमेंट इन ए यूनियन बी होता है यहां 2 केस राइज हो गए। मिनिमम एलिमेंट इन ए यूनियन बी बराबर एन ए if Na is greater than Nb, Nb if Nb is greater than N। अगर A में 10 एलिमेंट है और B में 6 एलिमेंट है, तो A यूनियन B में मिनिमम एलिमेंट होंगे 10 और मैक्सिमम होंगे 10 और 6 16 16। अब वो आपसे मिनिमम एलिमेंट पूछ रहा है, तो वो ए और बी के एक पर्टिकुलर केस की बात नहीं कर रहा है। वो कह रहा है कि ए में 10 एलिमेंट हो और बी में 6 एलिमेंट हो, चाहे कोई सी भी कंडीशन हो, उन सभी कंडीशनों में हमें बताना है कि सबसे कम एलिमेंट किसमें होंगे और कितने होंगे। तो सबसे कम एलिमेंट तो 10 ही होंगे, 10 से कम तो किसी में हो नहीं सकते ए इवन बी में। क्लियर? दूसरा ऑपरेशन होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का सिंबल होता है उल्टा यू, इस तरह से, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। भाई जब मान लो ये 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, जैसे बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी ये पॉइंट ऐसा है जो इन दोनों लाइनों में कॉमन है। इस लाइन पे भी आ रहा है और इस पे भी आ रहा है, इसका मतलब इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। कॉमन पहली बात, अगर 2 सेटों के बीच में उल्टा यू बना हुआ है तो हम इसको बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी। दूसरी बात, अगर मान लो ए है 1 2 का 4 7 और 8 एंड बी है 4 2 का 1 एंड 5, और हमें फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी। अब इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, तो जो एलिमेंट इन दोनों सेट्स में कॉमन है वो इसके अंदर आ जाएंगे। अब देख लो कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है। 1 यहां भी आ रहा है, 1 यहां भी आ रहा है, कॉमन हो गया। 2 इसमें है, 2 इसमें भी है, ये भी कॉमन हो गया। 4 इसमें है, 4 इसमें है, तो 3 एलिमेंट कॉमन हो गए। 1 2 का 4। सीक्वेंस से कोई फर्क पड़ता नहीं है, आप चाहे 4 को आगे लिख लो या 1 को पीछे कर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो हमें यहां लिखना है। तीसरी बात, ए बराबर एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 2, बी बराबर एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3, और हमें फाइंड करना है
ए इंटरसेक्शन बी। तो भाई अभी मैंने यूनियन समझाया था, इसी तरह से आप इंटरसेक्शन को भी समझे। अगर मान लो ए इंटरसेक्शन बी में आ रहा है 10, 11 और 12 और यहां ये आपसे पूछा जाए कि ये 10 किसमें से आया है, तो सीधी सी बात है इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन है, यानी ए और बी दोनों में ये 3 एलिमेंट कॉमन है, यानी ये 10 यहां पर तभी तो आया होगा जब इन दोनों में कॉमन होगा। तो आप यहां ये कहोगे कि 10 ए में से आया है एंड बी में से आया है, दोनों में से आया है 10। तो यानी आप किसका यूज कर रहे हो, एंड का। 10 ए में से आया है एंड बी में से आया है, इसीलिए इंटरसेक्शन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एंड। ए इंटरसेक्शन बी को हम लिख सकते हैं ए एंड बी। तो जब दो स्टेटमेंटों का इंटरसेक्शन करते हैं तो दोनों के बीच में एंड लग जाता है। एक सच दैट x is a multiple of 2 and 3. X such that x is a multiple of 2 and 3. क्लियर? अब अगर a बराबर है 1, 2, 3 और b है 5, अब 5 का मतलब हो गया एम्प्टी सेट। अब हमें फाइंड करना है a इंटरसेक्शन b, और इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन और b का मतलब है एम्प्टी सेट। तो यहां तो आ रहे हैं 1, 2, 3 और यहां कुछ भी नहीं आ रहा है, तो यानी दोनों में कॉमन कुछ होगा, कुछ भी, कोई भी एलिमेंट दोनों में कॉमन नहीं है। इसका मतलब a इंटरसेक्शन b इस कंडीशन में क्या हो गया, 5 एम्प्टी। पांचवी बात, डेफिनेशन x belongs to a intersection b। x बिलोंग कर रहा हो a इंटरसेक्शन b में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x a में बिलोंग करेगा एंड x b में बिलोंग करेगा। दिस इंप्लाइज x belongs to a एंड x belongs to b। छठवीं बात, वेन डायग्राम अभी बताया मैंने आपको कि ये जो रेक्टेंगल है, यूनिवर्सल सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल से, और दुनिया के जितने भी सेट हैं वो इस यूनिवर्सल सेट के अंदर आते हैं, और जितने भी सेट्स हैं उन सभी को इस रेक्टेंगल के अंदर सर्कल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। एक सेट ये हो गया और एक सेट ये हो गया, सेट ए और सेट बी। और हमें फाइंड करना है इंटरसेक्शन यानी कॉमन। अब देखें ए वाले सर्कल में और बी वाले सर्कल में कौन सा पोर्शन कॉमन है, तो ऐसा पोर्शन जो दोनों में आ रहा है वो हो गया ये बीच वाला, ये जो शेडेड पोर्शन है इसको हम बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर? डिसजॉइंट सेट्स, अभी हमने वेन डायग्राम में दोनों सेटों को ओवरलैप कराया था, यानी दोनों सेट ज्वाइंट थे आपस में। अगर एक सेट ऐसे हो और दूसरा वाला ऐसा हो, अब ये दोनों अलग अलग हैं, तो ऐसे सेटों को बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स। अब इस कंडीशन में अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई इन दोनों में कौन सा पोर्शन कॉमन है, तो जब ये दोनों अलग अलग हैं सेपरेट, तो कोई भी पोर्शन कॉमन नहीं है, ऐसा कोई पोर्शन नहीं है जो दोनों में कंबाइंड हो। इस कंडीशन में हम बोलेंगे कि जो ए इंटरसेक्शन बी है वो कितना हो गया, 5।
तो दो सेटों में अगर कुछ भी कॉमन ना हो तो उन सेटों को क्या बोलते हैं? डिसजॉइंट सेट्स। सेट्स A and B are called disjoint if A intersection B बराबर 5। बात समझ में आई? तीसरा ऑपरेशन है डिफरेंस ऑफ सेट्स। दो सेटों को माइनस करना। माइनस को सिंपली वैसे रिप्रेजेंट करते हैं माइनस ए माइनस बी, ए माइनस बी। अगर ए ये है 1 2 3 4 और बी है 2 4 6 और हमें फाइंड करना है ए माइनस बी। ए में से बी माइनस करना है, इसका मतलब यह है कि ए में से बी के एलिमेंटों को हटाना है। ए के अंदर से ए के अंदर अगर बी का कोई एलिमेंट आ गया है तो ए में से उसको हटाना है, ए में से बी को माइनस करने का ये मतलब है। तो देखिए ए के अंदर 1 2 3 4 है, जिसमें इन चारों एलिमेंटों में सेट बी के कौन कौन से एलिमेंट आ गए हैं? तो इसमें 2 आ गया है और 4 आ गया है और हमें ए में से बी को माइनस करना है। इसका मतलब ए में से बी को हटाना है। जब ए में से 2 और 4 हट जाएगा तो ए के अंदर क्या बचेगा? 1, 3। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर हमें ए में से बी को माइनस करना है तो इसका मतलब है कि ए में से कॉमन वाले एलिमेंटों को निकाल दो। ए में और बी में देखिए क्या क्या कॉमन है? 2 4 2 4। और जब ए में से बी माइनस करना है तो ए में से कॉमन वाले एलिमेंटों को निकाल दो। तो ए में से 2 और 4 को निकाल देंगे तो क्या बचेगा ए के अंदर? 1, 3। ऐसे ही अगर हमें बी माइनस ए करना है, बी में से ए माइनस करना है, इसका मतलब बी में से कॉमन वालों को निकाल देंगे और बी में कॉमन वाला 2 और 4 है। 2 और 4 अगर निकल जाएंगे यहां से तो क्या बचेगा बी के अंदर? 6। तो b माइनस ए हो गया 6। अब अगर देखिए इसको समझने के लिए अगला एग्जांपल है x such that x is a multiple of 2 और b है x such that x is a multiple of 3 और हमें फाइंड करना है a माइनस b। तो अब यहां देखिए a माइनस b में आ रहा है 1 और 3। तो अब यहां देख करके बता दूं आप कि जो 1 है वो ए में से आया है बी में से आया है। देखिए 1 ए में से आया है, बी में तो नहीं। 3 ए में से आया है। इसका मतलब ये हुआ कि ए माइनस बी में जो भी एलिमेंट आ रहे हैं वो किस में से बिलोंग कर रहे हैं? ए में तो बिलोंग कर रहे हैं लेकिन बी में बिलोंग नहीं कर रहे हैं। यानी अगर ये कहा जाए कि ए माइनस बी बराबर है 10 11 और 12 तो ये 10 कहां बिलोंग करेगा? तो आपका जवाब होगा कि 10 ए में तो बिलोंग करेगा लेकिन बी में बिलोंग नहीं करेगा। तो यानी दोनों के बीच में आप क्या लगा रहे हो? बट नॉट। 10 बिलोंग्स टू ए बट 10 नॉट बिलोंग्स टू बी। इसीलिए माइनस की जगह हम लिख सकते हैं बट नॉट। ए माइनस बी या फिर बोल सकते हैं ए बट नॉट बी। तो जब दो स्टेटमेंटों को हम माइनस करते हैं तो दोनों के बीच में बट नॉट लगा देंगे। एक्स इज दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 2 बट नॉट ऑफ 3। 2 का तो मल्टीपल है लेकिन 3 का मल्टीपल नहीं है। a माइनस बी के अंदर ऐसे नंबर्स आएंगे यहां पर जो 2 के तो मल्टीपल हो लेकिन 3 के मल्टीपल ना हो। क्लियर? डेफिनेशन अगर x बिलोंग कर रहा है a माइनस बी में तो इसका मतलब हो गया x बिलोंग्स टू a बट x डज नॉट बिलोंग टू b।
पांचवी बात, वेन डायग्राम ये हो गया यूनिवर्सल सेट U और ये हो गया सेट A और ये हो गया सेट B। और हमें फाइंड करना है A माइनस B। अब A में से B को माइनस करने का मतलब A में से कॉमन वाले पोर्शन को हटा दो। A में से कॉमन वाला पोर्शन निकाल दिया जाएगा तो ये पोर्शन बचेगा इधर। ये तो इस पोर्शन को, शेडेड पोर्शन को बोलेंगे A माइनस B। क्लियर? छठवीं बात, सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस का सिंबल होता है ये, सर्कल बना के बीच में प्लस बना देंगे, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। या इसको ट्राइंगल से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं इस तरह से, उल्टा ट्राइंगल। तो इन दोनों का मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस होता है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। का मतलब होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। वेन डायग्राम से अगर देखा जाए तो ये ए हो गया और ये हो गया बी। अब ए माइनस बी तो हो गया ये पोर्शन, ये ए माइनस बी है, और बी में से ए माइनस कर दोगे तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा। और इन दोनों का अगर यूनियन करते हैं तो इसी को बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। ए में से बी माइनस किया और फिर बी में से ए माइनस किया और दोनों को मिक्स कर दिया। तो आप देख रहे हो कि वेन डायग्राम में आप देखें, अगर हम इसको भी शेड कर दें तो इसको बोलेंगे हम ए यूनियन बी। अब इस ए यूनियन बी में से ये बीच वाला पोर्शन जिसको इंटरसेक्शन बोलते हैं, ए यूनियन बी में से ये बीच वाला पोर्शन निकाल दिया उसने, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का मतलब ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर? और अगर बेटा वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो नए स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। बैकअप।